सो हेलो बॉस, गुड इवनिंग। माय नेम इज स्वप्निल सिंह और मैं आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट ऑफ मेटलर्जी ब्रांच फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। यू आर आल्सो पास आउट फ्रॉम एमएनआईटी इटसेल्फ, सो इट्स टुगेदरनेस बॉन्डिंग विच वी शेयर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ बिकॉज मतलब हमने बचपन से सुना था कि यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, some sisters and brothers are preparing for it as well. So right now I'm talking to you personally. That's a different level of happiness. So boss, yourself, please can you tell something? सो माय नेम इज़ चिराग जैन। मैंने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग जो है 10th क्लास वो अपने होम टाउन भरतपुर राजस्थान से ही की है। उसके बाद मैंने 11th-12th में कोटा में गया था। वहाँ पे मैंने बंसर क्लासेस में तैयारी की। मेरी लगभग 7,000 रैंक आई थी AIEEE में और 8,000 रैंक आई थी IIT JEE में। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में NIT जयपुर में एडमिशन लिया था। फिर 2015 में मैं पास आउट किया। फिर वहीं से मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। 1 साल मैंने टाटा मोटर्स पुणे प्लांट में जॉब की थी और फिर मैंने अगस्त 2016 में जॉब छोड़ दी थी। और फिर मैंने जॉब छोड़ के तैयारी करना स्टार्ट किया और मेरा थर्ड अटैम्प्ट में 160 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ था और मुझे IPS सर्विस यूपी कैडर अलॉट हुआ। और मैं 20 बैच का IPS अधिकारी हूँ और मैं प्रेजेंटली इलाहाबाद जनपद में यूपी कैडर के इलाहाबाद जनपद में एज ए ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस पोस्टेड हूँ। ये यानी कि सर आपकी पोस्टिंग हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू सर। थैंक यू। तो सर आपकी इनिशियल इंजीनियरिंग मतलब चूज जो आपने करी थी तो वो आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया था, मतलब क्लास 11th के पहले, कि दैट आई विल बी चूजिंग दिस पाथ एंड देन आई विल बी गोइंग फॉर यूपीएससी, या फिर आप इंजीनियरिंग में आने के बाद आपने चूज करा कि यूपीएससी में करना चाहता हूँ? देख, थोड़ा सा मन तो स्टार्टिंग से ही था। बचपन से ही हम पढ़ते हैं, जैसे तुमने भी अपने इंट्रोडक्शन में बोला कि हम लोग सुनते हैं IAS IPS के बारे में। तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा इंक्लिनेशन था पर कभी हिम्मत नहीं हुई इतनी। कभी इतना एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड नहीं रहा मेरा एकेडमिक कि मैं सोचूं कि मैं बन ही जाऊंगा। तो थोड़ा डर लगता था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने कभी ना स्कूल में कुछ इस बारे में काम किया, ना मेरे कॉलेज लाइफ में भी मैंने नहीं किया। और जब मैं जॉब कर रहा था तब मैंने बहुत सारी रिसर्च की। वहाँ पे थोड़ा टाइम भी मिला, वहाँ पे थोड़ा सा समझ में भी आया कि ये चीज़ तो नहीं हो पाएगी ज़्यादा। तो वहाँ पे समझ में आया। तो फिर उस टाइम पे मैंने बहुत रिसर्च की, पता किया कि हाँ पॉसिबल है कि नहीं। बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड देखे, बहुत सारे लोगों की स्टोरी सुनी, वीडियोस देखी, प्रिपरेशन वीडियोस देखी। बहुत सारे IAS IPS ऐसे मिले जो हम्बल बैकग्राउंड से थे। 50-60% भी आए हैं उनके एकेडमिक रिकॉर्ड में, तब भी उन्होंने अपनी हार्ड वर्क और पेशेंस से क्लियर किया। तो उस टाइम पे मेरा इंक्लिनेशन फुल टाइम से बन गया था। घर बार वालों की परमिशन मिली कि छोड़ दे, तो मैंने तुरंत छोड़ दिया और फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी। ओके सर। सर आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट योर इनिशियल ईयर्स इन द कॉलेज, लाइक क्लब, कॉलेज के इनिशियल ईयर्स, क्लब्स, इंटर्नशिप्स और उन सब के लिए कैसे आपने मैनेज करा? क्या माइंडसेट था उस टाइम पे जब आप कॉलेज आए थे, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के टाइम पे? यार फर्स्ट ईयर जब मैं आया था तो मैं क्योंकि एक छोटे से कस्बे से हूँ तो मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था मैं। कम्युनिकेशन स्किल बहुत ख़राब थी, लोगों से बात करना नहीं आता था। मतलब स्टेज फियर बहुत ज़्यादा था। कम्युनिकेशन स्किल बेकार थी। इंग्लिश बहुत पुअर थी, स्पीकिंग इंग्लिश। तो स्टार्टिंग में मैं बहुत हिचकिचाया, बहुत शर्माता था। फिर धीरे धीरे मैंने इवन इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी ज्वाइन की थी। वहीं पे सत्कार मार्केट के पास में था एक, तो वो वहाँ पे ज्वाइन भी की थी। और फिर थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, इंग्लिश बोलना स्टार्ट किया। थोड़ा बहुत हमारे सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, उन्होंने भी मोटिवेट किया, उनके साथ थोड़ा रहना स्टार्ट किया। और कुछ कुछ क्लब्स भी ज्वाइन किए। इवन में तो थर्ड ईयर में तो मैं आडवाणी ये अपने AIMBT का एडिटोरियल हेड भी था। और मैंने थर्ड ईयर में टेक्निकल सेक्रेटरी था विट्सलेक का। जैसे जैसे फिर थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हुआ वैसे वैसे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और फिर मतलब इम्प्रूव हुई मेरी पर्सनालिटी, ओवरऑल पर्सनालिटी। एकेडमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था हाँ, पर 8 CGPA तो फिर भी मैंने स्कोर किया ही था। Oh, sir, really very nice journey. सर जब हम लोग कॉलेज आते हैं तो we oftenly see a change which we have among ourselves, that is from first year to second year, और उसके बाद भी जब बच्चे जाते हैं तो उनमें एक चेंज आता है। लाइक फर्स्ट ईयर दे कम, दे आर क्वाइट awkward talking to people, फिर सेकंड ईयर में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, फिर थर्ड ईयर में थोड़ा और,
एंड व्हेन दे पास आउट जनरली ऐसा होता है कि लाइक दे आर लॉट मोर कॉन्फिडेंट देन व्हाट दे वर व्हेन दे एंटर्ड द कॉलेज। तो आई गेस आपने जैसा बताया आपके भी केस में वैसा ही था, सो दैट इज व्हाई यू आर wherever you are. I think it's a result of it that you struggled a lot in your college days. Very nice, sir. यस यस। और सर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपका सिविल सर्विसेज का जो माइंडसेट था वो कॉलेज में आने के बाद, मतलब आपने पहले थोड़ा उसके बारे में सुना, उसके बारे में जाना, और फिर बाद में पेरेंट्स के सपोर्ट से और लोगों से मिलके आपने ये डिसाइड करा यूपीएससी के लिए। तो सर क्या आपका मतलब कंट्री के लिए जो विजन था पहले से, तो क्या कुछ ऐसा भी था कि आपने सोचा कि कंट्री के लिए हमें कुछ करना है, या वी वांट टू चेंज दिस कंट्री, या हमें सबसे ज़्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए कंट्री में वर्क करने के लिए? इसका कहाँ तक सर सपोर्ट था आपके माइंड में यूपीएससी चूज करने के लिए? वही जब बचपन से जब हम सुनते हैं इनके बारे में कि ये लोग ये काम कर सकते हैं, ये लोग बहुत डाइवर्स फील्ड में होते हैं, इनके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं, आईपीएस बहुत सारी अथॉरिटी वील्ड करते हैं, ये एक सोशल चेंज एजेंट होते हैं, सोशल चेंज के लिए एक एजेंट होते हैं, अपनी सोसाइटी में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्व कर सकते हैं। और ये इतने हाईएस्ट लेवल पे अथॉरिटी होती है कि ये लोग चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जो भारत में कुछ भी विकास लाने के लिए एक तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट व्हील हैं, वन ऑफ द व्हील हैं। तो उसी ओरिएंटेशन से कि मैं भी कुछ इस जर्नी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और कि देखिए बहुत सारी तरह के व्हील्स हैं, अब आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो कहीं ना कहीं भारत के विकास में कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हाईएस्ट पोटेंशियल जो एक बंदा या मेल और फीमेल जो भी एक बंदा जो कंट्रीब्यूट कर सकता है विकास में, भारत के विकास में, वो ये एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट व्हील है। तो इस तरह, और अगर मेरे पास पोटेंशियल है, अगर मेरे पास एबिलिटी है उस लेवल पे जाने की, उस लेवल पे हाईएस्ट काम करने की और इस तरह के एक्सीलेंस पे पहुंचने की, तो क्यों ना इसमें थोड़ा मेहनत किया जाए। ये 1-2 साल की मेहनत है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये ज़रूर है कि एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग में, पर अगर जब उतनी मेहनत आप डाल सकते हैं और उस लेवल पहुंच सकते हैं और उस तरह का काम कर सकते हैं, तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो इसी माइंडसेट से मैंने स्टार्ट किया था। ओके सर, सर आपका तो यूपीएससी में हो गया, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, 5 अटेम्प्ट देने के बाद भी उनका नहीं होता है। सो देयर हैज टू बी सम वाइटल फोर्स व्हिच पुशेस यू थ्रू आउट योर जर्नी। तो सर क्या था, मतलब आप कहाँ से इतना मोटिवेट होते थे कि आपने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी, इतना पेशेंस रख के फेल होने के बाद भी यू कंटिन्यूड योर प्रिपरेशन एंड यू क्रैक्ड इट एट द लास्ट? देखिए 2 चीज़ होती हैं, एक तो होता है पेन ऑफ रिग्रेट और एक होता है पेन ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप किसी चीज़, अब आपने सोच लिया है कि मुझे बनना है और फिर 1-2 बार में गिव अप कर दें, तो वो उसका मतलब ये है कि आप एक तो आपका एम क्लियर नहीं था, आप इतने डिटर्मिनेट नहीं हैं। और आप अगर उस लेवल पे हैं, मतलब उसमें डिटर्मिनेशन है, तो आप वो रिग्रेट नहीं रखना चाहते ना। आपके पास 6 अटैम्प्ट हैं, आप अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहते हो कि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा, जितना मुझे कोशिश हो सकेगी, कितना मुझे चांस मिलेगा उतनी मैं कोशिश करूंगा। तो उस फोर्स के साथ, उस पेन के, अगर उस पेन ऑफ रिग्रेट को याद करेंगे कि यार अगर मैंने ये अभी छोड़ दिया और बाद में मतलब मुझे लगा कि यार मैं ये कर सकता था, तो वो रिग्रेट ना रह जाए। तो अभी जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन 2-3 साल 4 साल का डिसिप्लिन का पेन जो है वो उठा लूँगा, लेकिन मैं रिग्रेट का पेन नहीं रखूँगा। अगर इसके बाद 6 साल के प्रिपरेशन के बाद भी अगर आपका नहीं होता है, तो आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने अपनी तरफ से पूरी ताकत की थी। अब बहुत सारे फोर्सेस हैं, अब बहुत सारे स्पिरिचुअल फोर्सेस भी हैं जो अपने हाथ में नहीं है, बियॉन्ड योर ओन कंट्रोल, तो उनकी वजह से नहीं हुआ, पर मैंने अपनी ताकत लगाई थी, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वाह सर, ग्रेट मोटिवेशन इटसेल्फ। सर हमने पहले भी आईपीएस आईएएस के पॉडकास्ट सुने हैं, बट उनमें एक चीज लैकिंग होती थी, वो थी कि जो ट्रेनिंग वाला पीरियड था, हम्म। क्या शेड्यूल होता है, कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? सो सर उसके ऊपर आप प्लीज थोड़ा एलाबोरेट करें तो। देखिए पुलिस ट्रेनिंग थोड़ी टफ तो होती है और रेगुलर शेड्यूल भी होता है, मॉर्निंग 5 टू इवनिंग 7 का शेड्यूल होता है। तो इसमें स्टार्टिंग में हम लोग उठते हैं, फिर उसके बाद हम लोग फिज़िकल ट्रेनिंग होती है, हमारी एक्सरसाइजेस होती हैं, उसके बाद हम आते हैं, फिर इंडोर क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद हम इंडोर क्लासेस आफ्टरनून में ख़त्म होती हैं 1:30 बजे समथिंग, और उसके बाद फिर हम लोग फिज़िकल ट्रेनिंग के लिए फिर से जाते हैं, जिसमें कि परेड है, फायरिंग है, स्विमिंग है, राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, ये सब ट्रेनिंग करते हैं। तो बहुत ही रिग्रेस होती है। फिर हमारी डिफरेंट जगह एक्सपोजर भी होते हैं, आर्मी के साथ और भी बहुत बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ एक्सपोजर होते हैं। तो एक ओवरऑल पर्सनालिटी निकल के आती है कि आपकी मेंटल कैपेसिटी भी इम्प्रूव है, फिजिकली भी आप बहुत साउंड हैं। तो इस तरह से एक ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए पुलिस ट्रेनिंग काम करती है। ये लगभग 11 मंथ की ट्रेनिंग होती है पुलिस अकेडमी में, फेज़ 1 की ट्रेनिंग,
और उसके बाद 6 महीने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। तो ये ओवरऑल ट्रेनिंग का पार्ट है। सर आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई थी, मतलब इंडिया में? नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद। हैदराबाद में। इसका मतलब कि सर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज ये दोनों की ट्रेनिंग अलग अलग जगह होती है? हाँ, एक फाउंडेशन कोर्स होता है जो 3 महीने का होता है और वो सब सर्विसों के लिए एक ही होता है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और सारी अलाइड सर्विसेज के लिए। उसके बाद जो है सबको अलग अलग भेजा जाता है अपनी अपनी ट्रेनिंग में। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग होती है वो लवासना मसूरी में होती है, पुलिस की ट्रेनिंग एनपी हैदराबाद में होती है, ऐसे ही आईआरएस आईटी वालों की नागपुर में होती है। तो इस तरह सबकी अलग अलग अपनी जगह ट्रेनिंग होती है। ओके सर, इट वाज नाइस। सर जब हम कॉलेज में आते हैं तो ऐसा कई बार होता है कि अनवांटेड अट्रैक्शन सा हो जाता है, लाइक ऑपोजिट जेंडर से, या ऐसी बहुत बहुत सारी चीज़ें फील होती हैं जिसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो सर आपने उस पे कैसे फोकस किया, लाइक कैसे डिस्ट्रैक्शन से आप बचे, कैसे खुद पे फोकस रखा आपने? थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी कॉलेज में ही हैं, सो इट विल हेल्प अस। देखिए, डिस्ट्रैक्शन एक तो जेंडर वाला तो है ही कि उस उम्र में हम होते हैं। एक मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सोशल मीडिया, मोबाइल का। और फिर गंदी लतें भी हैं, अल्कोहल, सिगरेट, ये सबसे डिस्ट्रैक्शन, ये मेन पॉइंट हैं डिस्ट्रैक्शन के लिए। और जो लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगा वो फ्रेंड्स भी हैं। कभी कभी कंपनी ऐसी मिलती है कि लोग अपने टाइम वेस्ट करना, मतलब उनका पूरा मतलब टाइम उसी में निकल जाता है, फ्रेंड्सों में टाइम वेस्ट करना। तो ये सब डिस्ट्रैक्शन आप कैसे दूर कर सकते हैं? अगर आपका गोल है आपका कुछ लाइफ में, देखिए डिस्ट्रैक्शन तो आपको ज़िंदगी भर रहेंगे ही और आपके साथ हमेशा रहेंगे। आपका ओन डिसीजन होना चाहिए। अब आप खुद ही डिसिप्लिन नहीं है तो फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी। इसमें इसमें आपको कोई और हेल्प नहीं कर सकता। आपका खुद का सेल्फ डिटर्मिनेशन, आपका सेल्फ मतलब डिसिप्लिन ही आपको हेल्प कर सकता है कि यार मैं गलत पाथ पे जा रहा हूँ। इसके लिए आप मेंटर से, सीनियर से, अपने फ्रेंड से, पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं कि पापा या बॉस या फिर दोस्त, मैं थोड़ा गलत जा रहा हूँ, मुझे हेल्प करो, मुझे मतलब हेल्प करो मुझे, मैं कैसे निकल सकता हूँ इससे। उनको बताओ अपनी समस्याएं। अब आप किसी भी मेंटर से बात करेंगे, मेरे से बात करेगा कोई, तो मैं उसको हेल्प करूँगा कि यार तुम ये गलत कर रहे हो, ये सब लतें हैं तुमको बाद में परेशान करेंगी, तुम्हारे अपने जो सपने हैं और एम जो हैं उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। तो ये अब सब चीज़ें दूसरों पे निर्भर नहीं करती ना। आप खुद ही लतें जा रहे हैं और चाहें कि दूसरा आपको पकड़े, हाथ पकड़े और फिर आपको ले आए। आपको खुद डिसिप्लिन होना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन खुद से आना पड़ेगा, फिर आपको कोई हेल्प मिलेगी ज़रूर। तो इस तरह आप पहले अपने आप को समझें, खुद समझें कि यार मैं गलत जा रहा हूँ। एक तो ये है कि नहीं यार मैं सब सही कर रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ थोड़ी होता है, ये तो मैं इससे भी कर लूँगा, उससे मैनेज कर लूँगा। एक तो वो जो अपने अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास जो होता है उसके, तो वो गलत है। आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आपको मेंटर हेल्प कर सकता है। ओके सर मैं सेकंड ईयर में हूँ अभी, और मैं खुद यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के जो बॉसेस हैं उनमें भी बहुत सारे हैं। सो हमारे मन में हमेशा एक डाउट होता है, लाइक वी आर इन डिलेमा, कि हमें पहले जॉब करनी चाहिए 2 साल 3 साल, उसके बाद छोड़ के ऑप्ट करना चाहिए, या फिर जॉब में रहते रहते ही हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के जस्ट बाद हमें प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आपका क्या व्यू है इस पॉइंट के ऊपर, लाइक आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे हमारे लिए? देखिए, ये सब अपना मतलब सेल्फ डिसीजन होना चाहिए ये। अगर आपको लगता है कि फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर सकती अभी फाइनेंशियली, तो आप 1-2 साल की जॉब कर सकते हैं। उससे आपका एक तो मतलब उस तरह का प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस भी बढ़ती है, क्योंकि आपको एक वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस भी बढ़ती है, इसकी इंपॉर्टेंस होती है अपनी। और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाते हो आप एक जॉब करने के बाद। पर अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है और आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन भी अच्छी हुई है इन मतलब कॉलेज के टाइम्स में ही, तो आप जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज दे सकते हो। बहुत लोग इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज सेलेक्ट भी हुए हैं। तो ये आपको खुद का डिसीजन है कि ये आपको अपनी पेरेंट्स से बात करके, आप अपनी खुद की कंडीशन समझ के आपको एसेस करना है कि क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से पेरेंट्स से बात करके ज़्यादा ये डिसीजन लिया जा सकता है कि मेरी तैयारी उस लेवल की है, मैं चाहता हूँ कि मैं ये डायरेक्टली पेपर दे दूँ, एग्ज़ाम दे दूँ, तो ठीक है। और अगर फाइनेंशियली कंडीशन अपनी घर पे अच्छी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले एक बार कर लें, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस भी आएगी, एक प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस भी आएगी। आपको प्रोफेशनली भी थोड़ा अच्छा लगेगा और आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर मोटिवेशन भी ज़्यादा होगा कि यार मैं अपने पैसे पे कर रहा हूँ, मैंने और कोई पैसा नहीं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में तैयारी में थोड़ा पैसा खर्च होता है। ठीक है, इसलिए। और सर आपने जो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी 4 साल 5 साल के, उसमें पेरेंट्स का एक सपोर्ट होना ही होना पड़ता है, बिकॉज इट इज़ नीडेड। सो आपकी फैमिली को आप क्या बोलना चाहोगे कि उनका कहाँ तक सपोर्ट था, कैसे उन्होंने मोटिवेट करा?
फर्स्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन यार, जब मैं जॉब छोड़ रहा था तो उन्होंने मतलब ये नहीं पूछा कि यार अब जॉब अगर नहीं बना तो क्या होगा। बोले जो होगा देखा जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है एक तो स्टार्ट करने का, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर जर्नी सबसे इम्पॉर्टेंट। उसमें पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, फिर उसके बाद फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फिर उसके बाद मेंटली सपोर्ट किया कि अगर मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में सेलेक्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने ऐसे नहीं कि यार तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे, बेकार है, ये बहुत टफ है। तो उन्होंने बोलते रहे कि हाँ करेगा, इम्प्रूव हो रहा है, कर लेगा। तो इस टाइम पे सपोर्ट किया। फिर कभी कभार हम लोग जैसे मेरे कभी कभार मॉक टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स आ गए, मैं टेस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कम मार्क्स आ गए, तो मेरे को लगता था, डर लगने लगता था कि यार अब क्या होगा। तो उस तरह सपोर्ट किया। तो इस तरह से मतलब बहुत सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट रहते हैं पेरेंट्स के, उसी वजह से आज ये मुकाम पे पहुंच पाते हैं। और फिर सबसे बड़ा उनका आशीर्वाद तो है ही, उनके आशीर्वाद के बिना तो भगवान का आशीर्वाद ही माना जाता है। ओके सर, सर आपने अपना ऑप्शनल कैसे चूज़ किया और क्या था आपका ऑप्शनल, और हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ऑप्शनल चूज़ करते वक्त, प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए? देखिए ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी था, और ऑप्शनल चूज़ करने के लिए दो तीन फैक्टर काम आते हैं। एक तो आपकी सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, ग्रेजुएशन क्या है, आपने मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है आर्ट्स के सब्जेक्ट में और आप कंफर्टेबल हो उसमें, तो आपको वही लेना चाहिए, क्योंकि उससे हेल्प हो सकती है। आपने कॉलेज लाइफ में वो पढ़ा है तो उसको आप बिल्ड कर सकते हैं, तो उससे इम्पोर्टेंट है। पर इंजीनियरिंग स्टूडेंट में क्या होता है, बहुत लोग इंजीनियरिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं, और वही लास्ट नाइट की प्रिपरेशन होती है, तो बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते। उस केस में आप अपना इंटरेस्ट देख लें थोड़ा, कि आप किसी आर्ट्स की सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं क्या, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी पढ़ लिया था, तो मुझे लगा कि मुझे ज्योग्राफी में थोड़ा इंटरेस्टेड है, और ये थोड़ा सा सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट भी है, तो फिर थोड़ा सा इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लुभावता भी है ये, तो ये भी है। इसके अलावा क्योंकि ये इसकी कुछ चीज़ें ओवरलैप करती हैं जीएस के साथ, तो क्योंकि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, हमारे आर्ट्स के सब्जेक्ट अच्छे प्रिपरेशन नहीं होते, तो अगर हम जीएस की कुछ सब्जेक्ट लेंगे तो हमारी जीएस में भी हेल्प करेगा और ऑप्शन में भी हेल्प करेगा। तो इस तरह एक ले सकते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट होती है गाइडेंस एंड रिसोर्सेज किस में अवेलेबल हैं। अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहें जिसका गाइडेंस ही अवेलेबल नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपको दिक्कत हो सकती है आगे, तो आप उसको सब्जेक्ट को ऑप्ट ना करें। जैसे हिंदी का कोई स्टूडेंट हुआ और उसने एंथ्रोपोलॉजी लेने का सोच लिया, तो उसमें गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, बुक्स अवेलेबल नहीं होंगी रेडीली। तो उस केस में हिंदी मीडियम वालों को ये जनरली प्रॉब्लम आती है। इंग्लिश मीडियम में आजकल प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग्स अवेलेबल हैं ज़्यादातर ऑप्शंस के लिए। तो इस बेसिस से रिसोर्सेज हो सकता है तीसरा फैक्टर। तो इन सब फैक्टर को मिलाकर हम ओवरऑल डिसीजन लेते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किधर है, मेरा ग्रेजुएशन किधर है, मेरे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि नहीं, मेरा कुछ चीज़ें से ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। और फिर लास्ट फैक्टर होता है, पर मुझे नहीं लगता वो नॉट उतना इम्पोर्टेंट है, नॉट सो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, कि किसकी मतलब ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। पर वो ये बहुत सब्जेक्टिव है, तो उसमें ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ओके सर, सर आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मतलब आपने कोचिंग करी कहीं, और की थी तो किस कोचिंग से करी थी, मतलब कैसे आपने प्रिपेयर किया यूपीएससी के लिए, थोड़ा सा उस पर बता दीजिए। मैं जब टाटा मोटर्स में था तो मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद मैंने पुणे में ही फिर एक साल तैयारी की थी स्टार्टिंग में। और वहीं पे एक कोचिंग थी सिनर्जी स्टडी पॉइंट, उसको मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं एक साल कोचिंग करने के बाद प्रीलिम्स क्लियर किया वहीं से, पुणे से। और मैं उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर करके दिल्ली आ गया था। और उसके बाद मैंने दिल्ली में ही सारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की, और मैंने विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी मेंस के लिए, और उसी करंट अफेयर्स पढ़ा था। और इस तरह और भी दो तीन मतलब कई सारी कोचिंगों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। वो तो उसमें तो बाजीराम है, नेक्स्ट आईएएस है, इन सभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके इनकी टेस्ट सीरीज लिखी थी। मैं मेनली टेस्ट सीरीज पे फोकस था, कोचिंग पे उतना नहीं था मेरा फोकस। ओके सर, सर आपकी पोस्टिंग होने के बाद आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे लाइक अपनी जॉब में, सो कुछ चैलेंजेस आप बता सकते हैं जो आप अभी फेस कर रहे हो एज देखिए ए एसपी? मेरी ट्रेनिंग मतलब मुझे ज्वाइन हुए यहाँ पे इलाहाबाद में ज्वाइन हुए 6 दिन हुए हैं। ओके 17 जनवरी से ही ज्वाइन किया। मेरा प्रशिक्षण जो है वो 15 जनवरी से ही ख़त्म हुआ था। तो जस्ट अभी मेरी पोस्टिंग है, तो इतना चैलेंज नहीं है। बस अभी आके ही मेरा 26 जनवरी का परेड कमांडर हूँ मैं यहाँ की जनपद का। तो वो परेड को कमांड करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज है अभी तो। बाकी चीज़ें तो मैं अभी सीख ही रहा हूँ। मैं अपने एसएसपी सर के साथ में अटैच्ड हूँ, तो वो मुझे सिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या काम होते हैं, जिससे कि मैं आगे जब मेरे को स्वतंत्र प्रभार मिलेगा। अभी मेरा स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है मेरे पास, मैं अभी अटैच्ड हूँ। जैसे ही मैं सीख जाऊँगा चीज़ें, उनको लगेगा कि हाँ अब ये सीख चुका है, तब वो स्वतंत्र प्रभार देंगे। उस टाइम समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। अभी तो मैं लर्निंग फेज़ में ही हूँ, और जो 26 जनवरी की परेड है उस पर अभी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ।
ओके सर। सर फाइनली मैं चाहूँगा कि आप हम स्टूडेंट्स के लिए जो भी एमएनआईटी में हैं या फिर जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस रखें जिससे वो मोटिवेटेड रहें और अपने गोल पे फोकस करें। देखिए, मैंने एक चीज़ तो आपको बोल दी थी इम्पॉर्टेंट चीज़ बीच में ही, कि दो तरह के पेन होते हैं, पेन ऑफ रिग्रेट एंड पेन ऑफ डिसिप्लिन। अगर आप लोग सच में चाहते हैं अपने एम पे पहुंचना, अगर आपने कर लिया एम, आपने एम कर लिया है कि मुझे यूपीएससी बनना है या फिर कुछ भी यूपीएससी के लिए करना है या फिर किसी और फील्ड में जाना है, तो अगर आपने डिटरमिन्ड हो गए हैं तो आपको पेन ऑफ रिग्रेट नहीं चूज़ करना है, पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज़ करना है और फील्ड में लग जाना है। फील्ड में लगने के बाद दो ही तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं, पेशेंस रखो और हार्ड वर्क करते रहो। अपना अपने जिस जो भी वो फील्ड है उसमें हार्ड वर्क करते रहो, लोगों की एडवाइस लो कि क्या कैसे कैसे करना चाहिए। जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, जो जिस फील्ड में आगे बढ़ चुका है, उससे थोड़ा एडवाइस लेते रहो और अपने पेशेंटली करते रहो। क्योंकि यूपीएससी में भी कई बार होता है कि आपका एक अटैम्प्ट में नहीं निकलता, आप कितने भी कॉम्पिटेंट हो नहीं निकल रहा है, तो पर पेशेंस रखो। 100% अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप उतनी हार्ड वर्क कर रहे हैं तो निकलेगा। पेन ऑफ डिसिप्लिन को चूज़ करें, पेन ऑफ रिग्रेट को ना करें। क्योंकि अगर आपने उस एम पे भी, एम आपका था, आपने सोचा हुआ था मेरा सपना है, उसके बाद भी आपने उस तरफ स्टेप नहीं लिया, तो आप लाइफ पर एक पेन ऑफ रिग्रेट रहेंगे कि यार मैं उस टाइम ले लेता, कुछ स्टेप उठा लेता, कर लेता, तैयारी मेहनत कर लेता, थोड़ा सा इन सब चीज़ डिस्ट्रैक्शन पे थोड़ा कम ध्यान देता, थोड़े उस टाइम पे डिसिप्लिन रखता, तो आज शायद मैं कहीं और होता और मेरा अपना सपना पूरा होता। तो यही है मेरी पीस ऑफ एडवाइस उन सब के लिए कि अपना पेन ऑफ डिसिप्लिन चूज़ करें, डिसिप्लिन को अपना सर मानें। ओके सर, थैंक यू। इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक मुझे यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूंगा जी फ्यूचर में। जी, और माय सच में प्लेजर। सर, इट वाज रियली अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टॉकिंग टू अस सर। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। बाय।